कहानी की शुरुआत होती है और हम अपने हीरो को देखते हैं जिसका हालत बहुत ही ज्यादा खराब होता है। ये बोलता है धत तेरी की, आखिरकार ये सब यहाँ पे ये कैसे हो गया। मेरे अलावा जो कि एक एफ रैंक का मैं एक हंटर हूँ, सभी के सभी मर चुके हैं और ये चारों तरफ से स्केलेटन से घिरा हुआ रहता है। ये बोलता है कि यहाँ तक का जो इस डंजन का गेट है वो भी अचानक से बंद हो गया है और आखिर यहाँ पर ये सारे हाई रैंक के मॉन्स्टर्स क्यों आ गए हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे बिना मतलब के मरने का कोई भी इरादा नहीं है। बस अगर मेरे पास वो पहले वाली मिस्टीरियस पावर रहती तो शायद मैं यहाँ पर कुछ कर भी पाता। और वो इतना कहता है कि कहीं से इसको आवाज आती है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारा जिंदा रहने का इतना कड़ी इच्छा देखकर तुम्हारा जो पिछली जिंदगी है वो अपने सारे रेस्ट्रिक्शंस को दबाकर और खुद यहाँ पर आ रहा है तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ये कहता है कि ये आवाज तो, और हमें पता चलता है कि साइडेन मिलर द फाइनल स्वॉर्ड सेंट अब यहाँ पे आ रहा है और इसके पीछे एक काफ़ी चमकदार काफ़ी लाइटनिंग के इफेक्ट के साथ एक आदमी आता है इसके पीछे और ये एकदम देख के उसको चौंक जाता है। कहता है कि ये तो एकदम सपने की तरह है, मेरा एक और पिछला जिंदगी। ये स्वॉर्ड सेंट आकर इसके बॉडी के अंदर घुस जाता है और इसके बॉडी को कंट्रोल करना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो अपना स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है। इसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा ऑरा भी निकलने लगते हैं और ये एकदम कॉन्फिडेंस में दिखता है। लेकिन आखिर ये सब हो क्या रहा है और ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए हमें कुछ टाइम पहले का सीन देखना होगा, जहाँ पे एक आदमी चिल्ला रहा होता है, हे एफ रैंक चल अब उठ भी जा जल्दी से। जिसके बाद ये यहाँ पर अपना धीरे से आंख खोलता है और एकदम जल्दी से उठ जाता है। कहता है कि मैं तो मर ही गया था। फिर ये आदमी कहता है जरा इस जोकर को देखो तो, जब तक डंजन क्लियर नहीं हुआ तब तक तो ये हमेशा भाग ही रहा था और उसके बाद ये तो यहाँ पर आकर सो ही गया। देखो मैं ये कहना तो नहीं चाहता हूँ लेकिन हमारे पास तुम्हारे जैसे कुत्ते को देने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अगर तुम यहाँ पे उठ गए हो तो जल्दी से उठो और यहाँ से निकल लो और दोबारा किसी पार्टी के अंदर ज्वाइन मत करना। फिर ये कहता है हाँ तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, वो क्यों। जिसके बाद ये थोड़ा हंसने लगता है और कहता है अच्छा मैं समझ गया, तुम एक कोई एफ रैंक का हंटर नहीं बल्कि तुम एक एफ रैंक का बेवकूफ़ हो। तुम्हें याद तो है ना कि तुम पहले तो वो सारे मॉन्स्टर्स के हाथ तो इतने ज़्यादा वो तुमको चाकू से घोंपे जिसकी वजह से हमें तुम्हारे ऊपर इतने सारे पोशंस का इस्तेमाल करना पड़ा। उसके बाद तो तुम एक पत्थर से जाकर बेहोश भी हो गए। इसके वजह से जहाँ पर हमको और भी ज़्यादा टाइम लगा इस डंजन को क्लियर करने में। और तुम्हें पता है वो जो हमने पोशन इस्तेमाल किया वो कितना ज़्यादा महंगा है। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पर तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। इसके बगल में एक लड़की भी कहती है कि हाँ तुमने एकदम सही कहा, जब हम लोग डंजन के ऊपर रेडिंग कर रहे थे उस टाइम पे आखिर तुमने किया ही क्या था। ये सुनकर अपना हीरो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि लेकिन वो तुम लोग थे जिसने मुझे कहा था कि वो जो मॉन्स्टर का गुस्सा अपने ऊपर लेने के लिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया, लेकिन पैसे ना देना ये तो एक इलीगल काम है। जिसके बाद ये आदमी इसके थोड़ा पास आता है और कहता है क्या इलीगल, क्या तुम्हारा जो थोड़ा ब्रेन सेल्स है वह उस पत्थर से टकराने के बाद कहीं खो गया है क्या। मैं एक एफ रैंक का हंटर हूँ लेकिन मैं कुछ भी करूँगा, प्लीज़ मुझे एक बार ज्वाइन करने दो, मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। याद है तुमको ये बात किसने कहा था, तुमने ही कहा था कि तुम उस मॉन्स्टर का चारा बनोगे और उस मॉन्स्टर का गुस्सा खुद पे लोगे। और यहाँ तक कि तुम तो एक अच्छा सा चारा भी नहीं बन पाते हो और ऊपर से तुम मरने ही वाले थे तो हम लोगों ने तुमको बचाया और ऊपर से तुम ये सारी बातें कह रहे हो। अगर तुमको इससे कोई दिक्कत है तो तुम जाकर एसोसिएशन के अंदर रिपोर्ट कर सकते हो, तुम एफ रैंक के कुत्ते कहीं के। तुम्हें क्या लगता है एसोसिएशन किसके ऊपर विश्वास करेगा। चलो अब तुम समझ गए होगे तो चलो भागो अब यहाँ से। इसके बाद ये दोनों इसके बारे में और भी बुरा बुरा बोलते हुए यहाँ से चले जाते हैं और ये बस चुपचाप सुनता ही रह जाता है। लेकिन फिर ये जाने के वक्त इनको बोलता है कि तुम्हारे इतना ज़्यादा मेहनत के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा, मतलब भाई कहना पड़ेगा इसका जो मैनर्स है वो तो खैर अच्छा है। खैर इसके बाद ये हमें बताता है कि एक ऐसा दुनिया जहाँ पे रेड्स डंजन और मॉन्स्टर्स अचानक से आ गए। इस दुनिया के अंदर जो इंसानों ने अपने एबिलिटीज़ को अवेकन कर लिया वो लोग हंटर्स बन गए, जो कि डंजन्स के अंदर जाकर रेड करते थे और उनका स्किल लेवल के ऊपर और उन्होंने क्या क्या किया है उसके ऊपर उनको एक रैंक दिया जाता है। और मैं एक एफ रैंक का हंटर हूँ इस दुनिया के अंदर जहाँ पे तुम्हारा रैंक ही सब कुछ होता है। और इस दुनिया के अंदर एक कचरे के जैसा मेरे साथ व्यवहार होना कोई बड़ी बात नहीं है और मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं इसके साथ ठीक हूँ, मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे जैसे भी किसी के पास एक जीने का सहारा है। इसके बाद सीन
चेंज होता है और हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं। यहाँ पर अपना हीरो बैठा हुआ रहता है एक लड़की के सामने और कहता है कि मैं इन सभी चीज़ों को कैसे भी सह लेता हूँ क्योंकि मेरे पास एक ऐसी पर्सन है जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करता हूँ, हे जिन, जो कि मेरी गर्लफ्रेंड है, वो हमेशा मेरे साथ रहती है। और फिर उसके बाद एकदम खुशी खुशी और हंसते हंसते उससे बोलता है कि तुम्हारा चेहरा देखे हुए तो बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है और ये देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है और तुम बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गई हो, इसके वजह से हमें टाइम भी नहीं मिल पा रहा है डेट्स पे जाने के लिए। फिर ये कहते हैं कि हाँ, ये जॉबलेस होने से तो अच्छा ही है, लेकिन बस दिक्कत ये है कि सिर्फ वो मैं ही हूँ जो कि हमेशा बिजी रहती हूँ। ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं एक लो रैंक का हंटर हूँ, लेकिन मैं बहुत जल्द। इसके बाद ये कुछ और बोल पाता कि ये लड़की इसको रोक देती है और कहते हैं कि हटाओ छोड़ो हियोन जून, क्या तुम्हें याद है हमें मिले हुए एकदम अब 1 साल हो चुके हैं। इधर से ये कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे याद है, आखिर मैं ये कैसे भूल सकता हूँ, और मैंने तो कुछ तुम्हारे लिए लाया भी है। और वो अपने पॉकेट के अंदर से कुछ मतलब गिफ्ट निकालने लगता है कि ये बोलते हियोन जून, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ, मैं पहले ही किसी के साथ और मिलना चाहती हूँ, इसलिए इसी वक्त से चलो अब हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं। इसका इतना बोलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे हियोन जुन का दुनिया एकदम रुक सा गया हो। फिर इसके बाद ये टेबल से उठने लगती है और कहते हैं कि चलो ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। लेकिन ये जल्दी से उसका हाथ पकड़ता है, कहता है नहीं नहीं रुको, आखिर तुम ये क्या कर रही हो, क्यों जा रही हो। ये अपना हाथ तुरंत इससे छुड़ाती है और बोलती है कि 1 साल पहले हम दोनों F रैंक पे थे, लेकिन अब मैं C रैंक पे आ चुकी हूँ और अब तुम एक हंटर बनना बंद कर दो क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी टैलेंट नहीं है और अपनी औकात पे रहो। तुम इतने ज़्यादा बेकार हो कि अब मैं तुम्हारे साथ और ज़्यादा नहीं रह सकती हूँ। मैं अब तुम्हारे साथ एक F रैंक ऐसे लूजर के साथ और ज़्यादा यहाँ पे नहीं रह पाऊंगी। उसके बाद यहाँ से जाने लगती है और ये पीछे से इसको आवाज़ लगाता है। फिर वो जाते जाते कहते हैं कि इसके पास से अब मुझे फिर कभी कॉल मत करना। ये बैठकर बस उसको जाते हुए देखता ही रह जाता है और मन में सोचता है कि बिना स्किल का, बिना टैलेंट का एक F रैंक का लूजर। मैंने सोचा था कि अगर मैं ज़्यादा मेहनत करता हूँ तो मुझे कभी ना कभी अपने मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन फिर भी अंत में सभी लोग मुझे एक बिना स्किल का, एकदम बिना टैलेंट का लूजर ही समझते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हियोन जून कहीं एक पार्क के अंदर बैठा हुआ रहता है, जहाँ पे इसका दोस्त आके बोलता है कांग हियोन जून। ये इधर देखता है तो इसका दोस्त रहता है, ये भी इसको बोलता है हे सियो क्यू। तो वो उधर से इसे पूछता है कि क्या हुआ, मुझे तो लगा था कि आज तुम अपने गर्लफ्रेंड के साथ मिलने वाले हो, तो आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ये थोड़ा सा मतलब स्माइल करते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें पहले बता ही दिया था, आज मेरे साथ बहुत ही कुछ ज़्यादा ही हो गया है। ये भी थोड़ा मतलब उतना ज़्यादा दुख नहीं दिखाता और बोलता है तो क्या हुआ, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई इमोशनल सपोर्ट दूं या फिर ऐसा कुछ। ये बोलता है कि नहीं, मैं तो बस कोई एक दूसरा जाना पहचाना चेहरा देखना चाहता था, वो लोगों का शकल, बस मैं उनको अपने मतलब दिमाग के अंदर से नहीं निकाल पा रहा हूँ, इसलिए मैंने तुमको यहाँ पर बुलाया है। ये बातों को सुनकर इसका दोस्त थोड़ा मुंह बना के कहता है, इसलिए मैंने तुमको कहा था कि थोड़ा कड़ी मेहनत करने के लिए, क्योंकि कड़ी मेहनत करने से ही सब किसी का अच्छा दिन जरूर आता है। ये बातों को सुनकर अपना हीरो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या किसी ऐसे को लात मारना बंद करोगे जिसका लक पहले से ही बहुत ज़्यादा खराब चल रहा हो। फिर इसका दोस्त कहता है कि वाह, और यहाँ पर तो तुम इतने मतलब दिन में ही तुम्हारा दिल टूटा हुआ है और तुम यहाँ पर आके ये सोजू को पी रहे हो, वो भी नदी के बगल में, और साथ में तुम्हारे पास तो कुछ है भी नहीं खाने के लिए। ये बोलता है क्या तुम्हें पता है कि मैं इतना ज़्यादा गरीब हूँ कि मेरे पास कुछ मतलब स्नैक खरीदने के भी पैसे नहीं है। तो ये कहता है हटाओ छोड़ो, चलो अब मैं जब यहाँ पे आ ही गया हूँ तो मैं तुम्हारे लिए एक कन्वीनियंट स्टोर के अंदर से कुछ मतलब स्नैक भी ला ही देता हूँ। और वो इसको कहता है कि ठीक है, मैंने वैसे ये सुना है कि ये जो नदी का पानी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है, तो इसके लिए इसके बारे में सोचना भी मत। और गाइस यार, ये नदी का पानी ये ठंडा क्यों बोल रहा है, आप लोग तो समझ ही गए होंगे। खैर इसके बाद अपना हीरो कहता है हाँ भाई हाँ ठीक है, वैसे भी मेरे पास उतना एनर्जी भी नहीं है कि मैं वो कर पाऊँ। उसका दोस्त जाते जाते बोलता है कि मुझे पक्का पता है कि तुम मेरे मुकाबले काफ़ी ज़्यादा खुद को कमज़ोर समझ रहे होगे, क्योंकि मैं हंटर एसोसिएशन के अंदर एक फुल टाइम वर्कर हूँ। तो अगर तुम चाहो तो अपना ये F रैंक का जो पार्ट टाइम जॉब वाला आंसू है, चाहो तो ये बहा लो। ये सुनकर भाई जो अपना हीरो है और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, कहता है ओए जरा यहाँ पे मेरे ये जले पे नमक छिड़कना तुम बंद करोगे। और ये अपने मन में सोचता है कि जो सियो घ्यू है, भले ही इसने जो कहा वो मजाक में कहा, लेकिन ये गलत नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि सबके पास कम से कम एटलीस्ट एक तो टैलेंट होता ही है, और शायद मेरा टैलेंट मैंने अभी तक उसको ढूंढा नहीं है, लेकिन कभी ना कभी मेरा टैलेंट जरूर बाहर आएगा। और मैंने ऐसा सोचा था कि अगर मेरा टैलेंट वापस नहीं भी आता है तो कम से कम मेरा जो ये कड़ी मेहनत है, इससे मुझे कम से कम कुछ तो मिल ही जाएगा।
क्या मेरा ये टैलेंट, मेरा ये हार्डवर्क कुछ भी से फर्क नहीं पड़ता है? क्या मैं सीधा जाकर हार मान लूं? ये अपना सोच ही रहा होता है कि पीछे से एक आदमी आता है और इसको बोलता है हंटर नीम। और भाई ये नीम का मतलब किसी को रिस्पेक्ट देने के लिए कहा जाता है। और ये कहता है क्या तुम ये हंटर, ये तुम मुझसे बात कर रहे हो? ये कहता है कि हाँ, भले ही तुम अभी एक एफ रैंक के हंटर हो, लेकिन मैं तुम्हारा चेहरा देखकर सेंस कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। ये कहता है हाँ, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक एफ रैंक का हंटर हूँ? फिर ये काफ़ी मतलब यार क्रीपी, काफ़ी डरावना स्माइल बनाकर बोलता है कि छोड़ो वो सब जरूरी नहीं है सर, आप मुझे ये बताइए क्या आपको पिछली ज़िंदगी में भरोसा है? मैं सेंस कर सकता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत सारे अमेजिंग लोगों का पिछली ज़िंदगी, और वो सब के सब कोई नॉर्मल पिछली ज़िंदगी नहीं है, बल्कि उसमें से हर एक के पास सबसे ज़्यादा ताकतवर का टाइटल है। इसकी बातों को सुनकर ह्योंजुन कहता है पास्ट लाइफ्स, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? ये कहता है कि अगर आपको ताकत चाहिए तो मेरे ख्याल से वो आपको लेने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अभी भी मैं सेंस कर सकता हूँ कि आपके आसपास वो लोग अभी भी हैं। ये समझ नहीं पाता कि आखिर क्या है, और ये सोचता कि भाई ये तो इतना डरा रहा है। खैर ये फिर थोड़ा सा हंसते हुए कहता है कि भले ही आपको अभी मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा। मैं अभी के लिए आपको बस इतना ही बता सकता हूँ। और फिर वो उसके बाद यहाँ से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद ह्योंजुन उसको देखता ही रह जाता है। तभी पीछे इसका दोस्त आता है और पूछता है कि तुम क्या कह रहे हो? ये अचानक से आता है, इसकी वजह से ह्योंजुन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और कहता है हे भगवान, तुम यहाँ पर इतने अचानक से कैसे आ गए? ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे बूझ लाया हूँ। और वैसे वो आदमी कौन है? ये बोलता है मुझे कोई भी क्लू नहीं है इसके बारे में, आखिर ये है कौन? खैर वो छोड़ो, ये बताओ क्या तुम्हें पिछली जिंदगी पे भरोसा है? ये कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, पिछली जिंदगी ये सब क्या कह रहे हो भाई? खैर वो इतना बोलता ही है कि तभी एक मैसेज आता है कि तुमने अपनी पिछले जिंदगी के एग्जिस्टेंस के बारे में जान लिया है। इसकी वजह से तुम्हारे 9,90,000 पास्ट लाइफ्स तुमको अब नोटिस करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे कि इसका 478वां पास्ट लाइफ, उसके अलावा 28वां, 7,853वां, मतलब यार बहुत सारे इसके पास्ट लाइफ जितने भी रहते हैं वो सब के सब इसके ऊपर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। और इसको ये सारी की सारी आवाज़ अपने मन के अंदर सुनाई देती है। ये अपने दोस्त से पूछता है कि क्या तुमने अभी अभी ये चीज़ सुनी? वो कहता है कि क्या सुनी, और ये तुम क्या बकबक यहाँ पे इतना ज़्यादा क्या कर रहे हो? ये बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा लगा कि मैं सच में यहाँ पे कोई आवाज़ सुन रहा हूँ। खैर हटाओ छोड़ो, मैंने तुमको जो बोला था कि कुछ पार्टीज को देखने के लिए जिनको पोर्टल की ज़रूरत है, क्या तुमने वो देखा? उसका दोस्त कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? तुम सच में इतना ज़्यादा मुश्किल जॉब करना चाहते हो? यह कहता है कि हाँ, क्योंकि वैसे भी मुझे अपना रेंट देने की ज़रूरत है, और यहाँ तक कि जो अनाथ आश्रम है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम चल रही है। ये बताता है कि एक सी रैंक का पार्टी तो है जो कि एक रिपोर्टर के लिए मतलब देख रहा है, लेकिन वो लोग उतने अच्छे पीपुल नहीं है, इसके लिए तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना होगा। वो कहता है कि मुझे बस उनके पैसों से मतलब है, शुक्रिया। तुम्हारे जैसे एक दोस्त के होना बहुत ही अच्छी बात है जो कि डंजन एडमिनिस्ट्रेशन वाले में काम करता है। खैर इसके बाद यहाँ पे इनका ये बात खत्म हो जाता है और हम देखते हैं ये लोग वापस जा रहे होते हैं, जहाँ पे इसका दोस्त कहता है हे चलो जरा ध्यान भी रख लो, हम लोग तुम्हारे घर के पास आ चुके हैं, अब चल जल्दी से अंदर भी चला जा। ये कहता है हाँ अच्छा, हम लोग यहाँ पे आ ही गए, कितनी दुख की बात है। मतलब भाई एकदम अच्छे से ये दोनों पी चुके रहते हैं। ह्योंजुन अपना दरवाजा खोल रहा होता है और वो अभी भी सपना देख रहा होता है कि उसको एक और मतलब ड्रिंक मिल जाती है, एक और बस मार लेता बोतल, यार वो ऐसा ही उसके बारे में सोच रहा होता है। इसका दोस्त कहता है कि तुमने जैसे ही कहा था पोर्टल का जब तुम्हारा कल है, तो मैं तो तुम्हारे वजह से अपना ओवर टाइम से भी यहाँ पे बच कर आ रहा हूँ। खैर हटाओ छोड़ो, मैं अभी घर जा रहा हूँ और वहाँ पे जाकर मैं वहाँ पे चेक करके तुम्हारे पास कॉल करके बता दूंगा कि तुम्हें कल 9 बजे वहाँ पे जाना है, तो याद से अपना फ़ोन पिकअप कर लेना। ये कहता है ओके थैंक यू थैंक यू। भाई कुछ भी अभी भी मतलब ये नशे में ही रहता है। और ये इधर से कहता है कि अगर तुम इतना ज़्यादा मेरा मतलब थैंकफुल ही हो, इतना ज़्यादा मेरा शुक्रिया अदा करना चाहते हो, तो पहले सक्सेसफुल बनो और उसके बाद मुझे एक ट्रीट देना। उसके बाद ये अपना गेट खोलने लगता है और कहता है कि भले ही मेरे पास एक ही दोस्त है, लेकिन मेरे पास एक अच्छा दोस्त है। वो कहते हैं भले मुझे कि मैं एक एफ रैंक का टार्ड हूँ, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, जो दूसरे करते हैं मैं उससे बहुत ही ज़्यादा मेहनत करता हूँ। और फिर उसके बाद ये अपना गेट खोल देता है घर के दरवाजे का, लेकिन उसके अंदर इसका रूम नहीं मिलता है, बल्कि एक दूसरी ही जगह मिलती है, जो कि भाई लग रहा है ये एक दूसरे दुनिया में आ गया हो। ये भी समझ नहीं पाता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। ये बोलता है कि आखिर मैं कहाँ आ गया हूँ। मैं कसम से कहता हूँ कि मैं तो अभी अभी अपने घर के अंदर ही घुसा था। तभी हम देखते हैं इसके पीछे एक काफ़ी मतलब यार मस्त दिखने वाला और काफ़ी खतरनाक दिखने वाला कोई जनरल टाइप का रहता है, जो कि यार काफ़ी अच्छा दिख रहा है। और वो कहता है कि आखिरकार हम लोग मिल ही गए, कैंग ह्योंजुन।
और भाई ये दिखने में थोड़ा सा खतरनाक टाइप का भी लग रहा है। हियोंजुन उसको देखता है और कहता है कि तुम मेरा नाम कैसे जानते हो और मैं ये कहाँ पे आ गया हूँ। ये बताता है कि मेरा नाम है कार्थागो और मैं द शील्ड ऑफ जस्टिस हूँ, जो कि एम्पायर के नॉर्थ को प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद वो अपना स्पीयर निकालता है और काफ़ी मस्त भाजने लगता है, और भाज के वो हियोंजुन की तरफ अपने सीड मतलब स्पीयर को पॉइंट करता है और बोलता है कि और मैं तुम्हारी पिछली जिंदगी हूँ। हियोंजुन कहता है क्या मेरा पिछला जिंदगी, ये तुम क्या बातें करे जा रहे हो। लेकिन तभी उसे याद आता है उसने अभी थोड़े टाइम पहले ही एक आदमी से मिला था और तब उसको लगता है कि उस आदमी ने जो वो बकवास की थी वो असल में कोई एक बकवास नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने ये जो आदमी खड़ा हुआ है ये सच में मेरा पिछली जिंदगी है, और वो भी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट के टाइटल के साथ। फिर यहाँ पे ये जो मतलब रहता है कार्थेगो, ये बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मुझ पे भरोसा करते हो या फिर नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं पहले ही तुमको देख चुका हूँ और अब तुम इसको खुद से ही महसूस करने वाले हो। कैंग हियोंजुन अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब भले ही तुम्हारा जो बॉडी है वह टुकड़ा टुकड़ा हो जाए मेरे स्पीयर के हाथों, लेकिन फिर भी मेरा जो विल है मैं उसको तुम्हारे अंदर डाल के ही रहूँगा। हियोंजुन कहता है रुको, क्या तुम सच में मेरी पिछली जिंदगी हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जरा रुको तो, मेरी बात तो सुनो। लेकिन इधर से कार्थेगो नहीं रुकता है और कहता है कि तुम अपनी जब मौत के सामने खड़े हो फिर भी तुम एक सांप की तरह ये ऐसी उलझाने वाली बात करे जा रहे हो। ऐसा लग रहा है कि तुम जो हमारा इज्जत है उसको खराब करना चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो मैं अपने कान को अब तुम्हारे खून से धोऊंगा। जिसके बाद वो अपना स्पीयर निकालता और फेंक देता है इसकी तरफ, जिसकी वजह से हियोंजुन सोचता है कि क्या इसने सच में अपना स्पीयर फेंक दिया, और वो भी इतनी अचानक से। फिर हम देखते हैं इसका स्पीयर आकर सीधा जाकर कैंग जुन को लगता है एकदम जोर से, और भाई यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा दर्द में होता है, एकदम दर्द से चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि खांसने भी लगता है। उसको तो लगता है कि सच में वो मरने ही वाला है। तभी कार्थेगो उसके पास आता है और कहता है कि इतना बच्चे की तरह बनना बंद करो, बस एक बारी ये स्पीयर लगने पे तुम अपना इतना बेकार सा मुंह, इतना बेकार सा एक्टिंग कर रहे हो। ये इधर से मतलब हियोंजुन समझ नहीं पाता है और कहता है कि आखिर तुम ये मेरे साथ क्यों कर रहे हो। कार्थेगो कहता है कि इतना दर्द तो इस बॉडी का एक प्यारा सा दोस्त की तरह है, और इधर से हियोंजुन काफ़ी दर्द में रहता है और कहता है कि धत तेरी की, मेरा तो बहुत ज़्यादा खून बह रहा है, अगर ऐसा ही चलते रहा तो मैं शायद से सच में मर जाऊंगा। जिसके बाद यहाँ पर ये जो कार्थेगो रहता है अपना जो स्पीयर है वो इसके बॉडी के अंदर से एकदम तेज में निकालता है, इसके वजह से तो इसको और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है। और फिर कार्थेगो कहता है कि तुम फिर से ये बेकार की बातों को सोचने लगे, अगर तुम्हें ये मौत से ही डर लग रहा है तो तुम्हें इससे डरने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी हियोंजुन यहाँ पे नोटिस करता है कि जो यहाँ पर ये इसका जो भी घाव रहता है वो एकदम पहले जैसा ठीक हो जाता है, जैसे कि वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर कार्थेगो कहता है कि इस दुनिया के अंदर तुम मर नहीं सकते बिना मेरे परमिशन के, अगर तुम मरना भी चाहो तो। हियोंजुन सोचता है क्या अगर मैं मरना चाहूँ फिर भी मैं नहीं मर सकता? इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर हमेशा के लिए फंस गया हूँ और ये हमेशा के लिए मुझे यहाँ पे टॉर्चर करता रहेगा। फिर ये बगल में अपना देखता है तो इसे वही दरवाज़ा दिखता है जिससे कि ये अंदर आया था, और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी जल्दी से इस दरवाजे के अंदर से बाहर निकलना होगा, और वो उस दरवाजे की तरफ भागता है। तभी इधर से कार्थेगो कहता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास इतना भी ताकत नहीं है कि तुम खुद को बचा सको, और इसके लिए तुम्हारे पास इतना भी हिम्मत नहीं है कि तुम मौत का सामना कर पाओ। कितनी दुख की बात है कि तुम अपने लवर को भी खो चुके हो और अपने ऑनर को भी। ठीक है जाओ, तुम्हारे जैसा इतना बेकार आदमी को मेरा शरीर होना ये सच में मेरे लिए एक बहुत ही शर्म की बात है। हियोंजुन कहता है तुम्हें क्या पता है मेरे बारे में, मेरे पास भले ही टैलेंट नहीं है ना ही मेरे पास स्किल्स है, लेकिन फिर भी मेरे पास उम्मीद है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं जब तक अपना मेहनत करते रहूँगा तब तक सब कुछ कभी ना कभी ठीक हो ही जाएगा। लेकिन जिनके पास शक्ति नहीं होती है वो चाहे कितना भी कुछ भी कर ले लेकिन उनका कुछ नहीं हो पाता है। जैसे कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी तक एक कदम भी अपना आगे नहीं बढ़ा पाया। तो तुम अब इतनी आसानी से मत कहो, क्योंकि तुम्हें तो पता भी नहीं है कि पावरलेस होना, इतना कमज़ोर होना कैसा महसूस होता है। तुम मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मेरे बारे में ये सब चीज़ बोलने की। इसके बाद हम कार्थेगो को देखते हैं जो कि थोड़ा सा स्माइल कर रहा होता है और कहता है कि आखिरकार अब तुम्हारी आंखों में लग रहा है थोड़ा जान है, अब तुम्हारी आंखें थोड़ी अच्छी लग रही है। मैं तुम्हारा पिछला जिंदगी हूँ और मैं यहाँ पर आया हूँ खुद का विल तुमको देने के लिए, ताकि इसके बाद कोई भी तुमसे कुछ भी ना ले पाए।
और ताकि तुम इस दुनिया के सबसे टॉप पर जा पाओ, यानी कि सबसे ताकतवर हो पाओ। और उसके बाद हम देखते हैं इसके जितनी भी दूसरी जिंदगियां रहती है पिछली वाली, वो सब के सब इसको मतलब कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारा साथ देंगे। भाई एक बार इसके पीछे देखो यार, कितने सारे इसके पिछले जिंदगी है, मतलब यार 9,90,000 भाई कम थोड़ी ना हुआ। और यहाँ पे ये भाई देखने में मतलब सीन काफी अच्छा लग रहा है। और फिर वो सब के सब एक साथ बोलते हैं कि हम तुम्हारा मदद करेंगे। फिर कार्थागो कहता है लेकिन अगर तुम्हें रिजल्ट चाहिए या फिर ताकत चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पहले उसका मतलब तैयारी भी करना होगा, उसके लायक उतना दर्द भी सहना होगा। अगर तुम्हें ताकत चाहिए और अगर तुम अपनी किस्मत से लड़ना चाहते हो तो अपना शील्ड को ऊपर उठाओ और मेरा सामना करो। जिसके बाद यहाँ पे ये बोलता है कि मैं भले ही तुम पे अभी पूरा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पक्का ये भी भरोसा नहीं है कि तुम मेरा पिछले जिंदगी हो या फिर नहीं हो। हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे ताकतवर बना सकते हो तो उसके बाद ये अपना शील्ड धीरे धीरे उठाने लगता है। और कार्थागो कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम हम पे कितना भरोसा करते हो या फिर नहीं, लेकिन याद रखना तुम हमारे एक प्राउड रीइंकार्नेशन हो। और फिर उसके बाद ये कहता है कि अब तुम कोई भी तरीके का इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे तुम बचो या फिर रोको या फिर कुछ भी करो, बस तुम्हें मेरे एक हमले से बचना है। और उसके बाद यहाँ पे जो मतलब अपना हीरो रहता है वो सोचता है क्या बस एक बार मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। इसके बाद कार्थागो इसके ऊपर हमला करता है, जिसके एक ही वार से इसका सबसे पहले तो शील्ड इसके हाथ से छूट जाता है। और फिर उसके बाद ये काफी तेज में अपना स्पीयर को चला के मारता है इसके तरफ, जिसके बाद इसका स्पीयर आता है और सीधा अपने हीरो का पेट में एक काफी बड़ा छेद कर देता है। इसकी वजह से भाई इसका एक बार देखो तो पूरा हालत खराब हो जाता है और कहता है कि क्या ये क्या हुआ, मैं तो इसके स्पीयर जब ये इसने फेंका उसको तो मैं देख भी नहीं पाया। और इधर से यहाँ पे कार्थागो काफी ज्यादा मतलब भाई खड़ा रहता है एकदम डेंजरस तरीका से और कहता है कि उठ जाओ और अपना शील्ड उठाओ, है बस 2 ही हमले में तुम्हारा तो ये सारा का सारा खेल खत्म हो गया। आखिर तुम्हारा ये थोड़ा देर पहले का हिम्मत था वो कहाँ चला गया। इधर से अपने हीरो का हालत काफी ज्यादा खराब रहता है और ये बोलता है कि मेरा दिमाग खत्म होते जा रहा है, आखिर मैं कितनी देर से ये मौत के ऊपर लटक रहा हूँ। मुझे तो लग रहा था कि मैं 50वें ट्राई में ही इसको कर लूंगा, लेकिन अभी कोई 100 बार यहाँ पे ये मेरे ऊपर हमले हो चुके हैं लेकिन मैं इसको अभी तक नहीं कर पाया। इसके बाद कार्थागो कहता है कितनी दुख की बात है कि तुम अभी तक ये जो शील्ड है इसको अच्छे से इस्तेमाल करना नहीं सीखे, वो भी ये 2500 बार स्पीयर से घोंपे जाने के बाद। मतलब भाई सीरियसली 2500 बार घोपा चुका है भाई, कैसे सह रहा है ये। खैर उसके बाद ये बोलता है कि जो तुम्हारा जैसा इतना कमजोर आदमी के लिए तो ये मुझे लग रहा है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अच्छा से कर रहा हूँ। खैर अब छोड़ो, सीधा मैं तुम्हारा लाइफ को एंड कर ही देता हूँ। जिसके बाद ये अपना स्पीयर उठाता है और अब पूरी ताकत से फेंकने के लिए रेडी हो जाता है। और इधर से जो अपना हीरो रहता है वो सोचता है कि मैं पहले मतलब डर को महसूस कर रहा था जब मैं पहली बार इसके अटैक को रोक रहा था, लेकिन इसका जो मतलब क्या बोलते हैं स्पीयर से घोंपे जाने का ये जो सेंसेशन है, मतलब जो फीलिंग है इसका जो इतना बेकार होता है, लेकिन मैं इसको अभी तक आदत अपना नहीं डाल पाया हूँ। फिर भी इतने सारे बार ऐसे घोंपे जाने के बाद मुझे एक चीज़ है जिसका मुझे आदत हो गया है, जो कि है मौत का सामना करना। और उसके बाद हम देखते हैं इसका स्पीयर काफ़ी तेज में आता है, लेकिन अपना हीरो जल्दी से जो अपना शील्ड रहता है उसका इस्तेमाल करता है और भले ये पूरी तरह से रोक नहीं पाता है लेकिन उसको साइड में डिफ्लेक्ट करके अपना जान को बचा लेता है और कहता है वाह मैंने कर दिया, मैंने इसको रोक लिया। इसके बाद कार्थागो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि चलो अब मेरा काम यहाँ पे खत्म होता है, तुमने काफी अच्छा काम किया कैंग हियोंजून। मेरा जो बेसिक 24 स्पीयर टेक्निक था मेरे ख्याल से तुम वो सब तो समझ गए होगे और साथ ही साथ एनिमी को कैसे ढूंढना है, उसका वीक पॉइंट कहाँ से ढूंढना है, ये सब भी तुमको पता चले गया होगा। मुझे इसको तुमको मतलब ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है इसको अपने आप ही याद रखेगा। जब तुम अपने सपने से उठोगे तब तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इसके फ़ोन पे कॉल आ रहा होता है इसके दोस्त का। ये फ़ोन अपना उठाता है और कहता है अच्छा तो ये सोक्यू का है। और फिर उसके बाद जैसे ही अपना फ़ोन उठाता है कि उधर से उसका दोस्त बोलता है कि हे तुम्हारा हैंगओवर कैसा है और जो डंजन वाला शेड्यूल था वो सेट हो चुका है, क्या तुम ठीक हो और तुम्हें लगता है कि तुम ये कर पाओगे? मैं तुम्हें पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, ये एक सी रैंक का डंजन है। फिर इधर से ये उठते हुए बोलता है कि हाँ मैं ठीक रहूँगा, वैसे भी मुझे भी पैसे की ज़रूरत है। इसके बाद ये उठ के बैठ जाता है और बोलता है कि ठीक है अभी मैं वहाँ पे आ रहा हूँ, बताओ मुझे कहाँ पे आना है। वो बोलता है कि मैंने तुमको वो एड्रेस टेक्स्ट कर दिया है और साथ ही साथ मैंने तुमको डंजन के बारे में इन्फॉर्मेशन भी भेज दिया है, तो निकलने से पहले एक बार उसको अच्छे से चेक कर लेना।
ये कहता है कि ठीक है शुक्रिया, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वहाँ पे आने में लेट नहीं करूँगा। हियोनजुन कहता है कि मुझे रात को एक बहुत ही अजीब सा सपना आया था, एक ऐसा सपना जहाँ पे मुझे लगातार कोई स्पीयर घोंपता जा रहा था, और वो भी मेरा पिछला जिंदगी जिसका नाम कुछ कार्थागो है। और मैंने चेक किया, मेरे पास कोई ऐसा घाव तो उसका नहीं है, लेकिन जो उसका फीलिंग है मतलब स्पीयर से घोंपे जाने का, वो मुझे अभी भी थोड़ा थोड़ा महसूस हो रहा है। अगर मैं सच सच कहूँ तो मुझे वो कोई मतलब ऐसे सिंपल सा कोई सपना नहीं लग रहा है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा असली लग रहा था। आखिर वो था क्या? खैर इसके बाद ये अपना तैयार होना शुरू हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि जो डंजन है वो यहाँ से बस 10 मिनट की ही दूरी पर है, जहाँ पे मैं पैदल भी जा सकता हूँ। तो चलो अब चलते हैं। और वो निकलने से पहले पीछे घूम के देखता है तो एक शील्ड पड़ी हुई रहती है, और वो देखकर बताता है कि ये शील्ड ये तो वही है ना जो कि मैंने जब एक हंटर के तौर पे रजिस्टर किया था उस टाइम पे मुझे मिला था। क्या ये हमेशा वहीं पे था? और फिर उसके बाद ये थोड़ी देर के लिए उस शील्ड को देखता ही रह जाता है, और तभी उसको याद आता है वही कार्थागो की बात जो उसने बोला था कि अगर तुम्हें ताकत चाहिए तो अपना शील्ड उठाओ और मेरा सामना करो। और ये कहता है हटाओ छोड़ो, और उसके बाद ये शील्ड को उठा लेता है और अपने पीछे रख लेता है, जिसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जो सी रैंक का डंजन एंट्रेंस रहता है वहाँ पे अपना हीरो आ जाता है, और वो आकर देखता है आसपास में कोई नहीं है, तो वो सोचता है कि क्या मैं पहला हूँ जो यहाँ पर आया हूँ। तभी यहाँ पर हम किसी को देखते हैं जो कि वो कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो हियोनजुन, क्या तुम? और ये और कोई नहीं बल्कि इसकी गर्लफ्रेंड रहती है, मतलब अपने हीरो की गर्लफ्रेंड रहती है। ये इसको देख करता है क्या हियोनजिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो भी समझ नहीं पाता है। और ये इससे कहते हैं कि क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो। और इधर से ये सुन के इसका थोड़ा पसीना आने लगता है। तभी एक कोई वॉरियर टाइप का दूसरा एक हंटर आता है और वो पूछता है कि क्या बात है, क्या तुम्हें मतलब कोई परेशानी हो रही है और तुम इसको जानती हो? वो कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं, ये बस एक ऐसा आदमी है जो कि मुझे थोड़ा अनोइंग लगता है, छोड़ो हटाओ इसको, इग्नोर करो सैंगियोन ओपा। और उसके बाद यहाँ पे ये जो वॉरियर रहता है इसके पास आता है और कहता है कि वैसे ये बताओ कि आखिर ये है क्या, तुम्हारा जैसा आखिर एक कुत्ता ये एक शील्ड लेकर क्यों घूम रहा है? तुम अगर इतना भारी शील्ड लेकर घूमोगे तो जो माना क्रिस्टल है तुम उसको आखिर कैसे उठाओगे? हैं कितना बेकार कुत्ता है ये। इतना बुरा ही सुनने के बाद इसको एक और आवाज़ सुनाई देती है, जो कि इसको सुनाई देती है कि हान हासिन तुम्हारा एक पिछला जिंदगी जो कि शैडोज का मैनेजर था, वो तुम्हारे अंदर के बुराई को देखकर तुम्हें गुड लक कहता है और तुम्हारे अंदर एक बुराई धीरे धीरे बड़ी हो रही है। फिर ये उसके बाद कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, ये पहली बार है कि मैं एक पोर्टर का काम कर रहा हूँ। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि ये लोग डंजन के गेट पे आ जाते हैं और ये वॉरियर कहता है कि ऐसा लग रहा है यही डंजन का गेट है, चलो सब लोग अच्छे से लाइन में आ जाओ और मैं सबसे आगे जाऊंगा क्योंकि मैं एक टैंक हूँ। इसके बाद सब लोग भी ऐसा ही करते हैं, सभी लोग अपना अपना लाइन में अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं और इसके बाद ये कहता है कि ठीक है अब मैं दरवाजा को खोल रहा हूँ। और वो जैसे ही दरवाजा खोलता है किधर से हियोनजुन सोचता है कि नहीं रुको, यहाँ पे जरूर कुछ गड़बड़ है, ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मेरे सपने में जब मैं एक स्पीयर से घुपाने वाला था, वैसा ही फीलिंग आ रहा है। हाँ लेकिन ये उससे थोड़ा सा कमजोर है, लेकिन मैं साफ साफ महसूस कर रहा हूँ इसके पीछे का किलिंग इंटेंट। और तभी उसके पीछे से एक काफ़ी तेज स्पीयर निकल के आती है और वो बहुत ही तेज में इन्हीं की तरफ जाती है, जिससे कि ये जो हंटर्स रहते हैं ये तो जल्दी जल्दी करके बच जाते हैं, लेकिन ये स्पीयर काफ़ी तेज में जाती है अपने हियोनजुन की तरफ और वो वहाँ पे जाकर जोर से लगती है और वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। उस हमले के बाद एक आवाज़ आती है कि कार्थागो द शील्ड ऑफ जस्टिस तुम्हें बचा रहा है, और जब तक ये जो शील्ड ऑफ जस्टिस यानी कार्थागो तुम्हें बचाता रहेगा तब तक कुछ भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती है। और यहाँ पर हम हियोनजुन को देखते हैं जो कि अपना शील्ड लेकर एकदम स्टाइल में खड़ा हुआ रहता है और इसका जो वो स्पीयर रहता है वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। और तभी यहाँ पर एक आदमी मतलब चिल्लाने लगता है कि क्या यहाँ पर कुछ हुआ और किसी को चोट लग गया। इधर से जो इनका लीडर रहता है ये पूछता है क्या सब कुछ ठीक है, और जो इसकी गर्लफ्रेंड रहती है अपने हीरो की वो बोलती है कि जो पोर्टर है उसको तो हिट लग गया और वो एक डायरेक्ट हिट था, ऐसा लग रहा है कि वो अब मर चुका है। लेकिन तभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक स्केलेटन के आँख को जो कि एकदम रेड और काफ़ी खतरनाक दिखता है, और ये स्केलेटन काफ़ी स्पीड में आता है अपना चाकू लेकर। और जो इनका लीडर रहता है यानी कि ये टैंक बोलता है कि पहले तो सभी लोग जल्दी से अपने फॉर्मेशन में आ जाओ, यहाँ पे शायद हो सकता है कि और भी हमला हो। एक आदमी कहता है क्या आखिर यहाँ पे ये चल क्या रहा है, हमारे यहाँ पे अंदर आते ही ये अचानक से हमला कहाँ से हो गया।
तभी यहाँ पर ये कुछ और बोल पाया कि एक और स्केलेटन यहाँ पर आता है और आकर इसे वहीं पे मार डालता है। और इधर से ये जो इनका लीडर रहता है वो कहता है कि क्या यहाँ पे ये स्केलेटन नाइट्स कैसे हैं। और तभी इनका जो मेज रहता है वह बोलता है कि तुम लोग अब इतना सोच कर रहे हो, जल्दी से तुम्हारा जितना भी ताकत है उससे हमला करो। और उसके बाद वो इन स्केलेटन्स के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इधर से ये जो इनका लीडर रहता है और जो अपने हीरो के गर्लफ्रेंड रहते हैं ये भी साथ में मिलकर सबके सब मिलकर फाइट करना शुरू कर देते हैं। अब फिर हम थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे फाइट खत्म हो जाती है और वो लोग वहीं दरवाजे के पास ही बैठे हुए रहते हैं और डंजन के अंदर ना कि बाहर। और डंजन का गेट बंद हो चुका है और ये लोग काफी दुख में बैठे हुए रहते हैं क्योंकि इनका एक पार्टी मेंबर डंजन के अंदर घुसते ही खत्म हो चुका है। भाई पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो जल्दी से इस वाले वीडियो का लाइक और कंप्लीट कर दो। और यार क्योंकि ये मतलब एक नया सीरीज है इसलिए मैं इस वाले वीडियो का लाइक गोल सिर्फ 700 ही रखने वाला हूँ। आप लोग जितना जल्दी इस लाइक गोल कंप्लीट करोगे और जितना ज़्यादा नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करोगे मैं उतना ही जल्दी इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आ जाऊँगा। अभी आपके ऊपर है कि आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कितना जल्दी देखना चाहते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर देना ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और यार मैं जब तक नेक्स्ट वीडियो डालता हूँ तब तक आप लोगों को मेरे चैनल पे और भी काफ़ी मस्त मस्त वीडियो मिल जाएंगी तो आप लोग जाकर उसका मजा तब तक ले सकते हो। तो चलो यार मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप सभी लोगों को बाय।